हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग अपना सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना का पार्ट 2 लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे और बाकी के 2 सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद का जो भी है हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेडलर का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत और आलोचना दोनों चीज़ इसमें हम देखेंगे। तो पहला क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है। तो सेडलर का कहना है, सेडलर एक वैज्ञानिक है, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनका कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के घनत्व के परिणाम स्वरूप मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी मानव की सुख सुविधाओं में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रजनन दर कम हो जाती है। मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, प्रजनन दर कम हो जाएगी। ठीक है, सेडलर का कहना था कि जैसे जैसे हम शिकारी अवस्था से आज की औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, हम पाते हैं कि मानव की संपदा तो बढ़ गई है परंतु प्रजनन क्षमता कम हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, फैमिली में 10-10 बच्चे हमको देखने को मिलते थे, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं और हमें अपने पिछले प्राचीन समाज के बारे में पता है। ठीक है, क्या था, एक फैमिली में 10 बच्चे होते थे और उस समय क्या था, मानव के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। तो जैसे जैसे मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, मानव औद्योगिक समाज की तरफ जा रहा है, वो कामकाज करने लगा है और उसमें ज़्यादा बिजीनेस आ गई है, तब से क्या हो रहा है, प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो इस सिद्धांत की आलोचना क्या की गई है, इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। हर सिद्धांत की संकल्पना की आलोचना की जाती है। ठीक है, सारे वैज्ञानिक और जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कमी निकालते हैं, सबकी सिद्धांत की कमियां बताते हैं ताकि जो आगे के रिसर्च करने वाले लोग हैं वो उन कमियों को पूरा कर सकें। ऐसे सिद्धांत लाएं जिनमें वो कमियां ना हो। ठीक है, तो आलोचना क्या हुई है सिद्धांत की कि यह सिद्धांत भारत और चीन सहित ऐसे अनेक देशों पर लागू नहीं होता जिनमें जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और प्रजनन दर भी काफ़ी ऊंची है। तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि में पहले और दूसरे स्थान पर चीन और भारत है, जैसा कि हमको पता है। इन देशों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और प्रजनन दर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाइना ने अपनी जनसंख्या पर, अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लिया है और भारत भी इस दिशा में अपने निरंतर प्रयास कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये न्यू रूल हुआ है कि जिनके 2 बच्चे हैं सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनके 3 बच्चे हैं उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के रूल्स बनाकर हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। ये सुझाव हमारी बुक में भी दिए गए हैं, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए सुझाव दिए गए हैं हमारी बुक में। तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं कि हम किस किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, वो बताइए। तो आप ये सब अपनी सोच से, अपनी समझ से लिख सकते हो। ठीक है, बहुत जनरल सा टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत और आलोचना। तो क्या है भाई ये सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार आदर्श जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जिससे सभी को रोजगार मिले तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। मतलब कैसी होनी चाहिए जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या मतलब जनसंख्या को ऐसा बनाना चाहिए, ऐसी जनसंख्या होनी चाहिए किसी देश की कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, सभी को रोजगार मिले। ठीक है, कोई बेरोजगार ना हो, सबकी जो मिनिमम इनकम है या फिर प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें वृद्धि हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर सिद्धांत में कहा गया है। कौन कौन प्रतिपादक हैं सिद्धांत के, किन्होंने दिया ये सिद्धांत, कैनन, डाल्टन, रॉबिन्स वेस्ट इत्यादि इनमें प्रमुख हैं। ठीक है, अब डाल्टन के अनुसार आदर्श जनसंख्या क्या होती है। डाल्टन के अनुसार एक आदर्श जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करती है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होती है। रॉबिन्स कहते हैं आदर्श जनसंख्या वो है जिससे अधिक उत्पादन संभव हो। मतलब जैसे आपको पता है हमारा समाज औद्योगिक समाज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिन पर दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं और क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, हमारे देश में ही चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ऐसी जनसंख्या हो कि उससे अधिक उत्पादन संभव हो। ठीक है, मतलब जनसंख्या पढ़ी लिखी हो, लायक हो, तभी तो वो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दे पाएगी, तभी तो ज़्यादा उत्पादन संभव होगा। तो आजकल क्या है, इसी जनसंख्या के सिद्धांत को, इसी आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत को अधिक मान्यता दी गई है। ठीक है, अब इसकी भी आलोचना की गई है। इसकी क्या आलोचना है कि ये सिद्धांत केवल आर्थिक तत्वों को महत्व देता है और बाकी सभी तत्वों की उपेक्षा करता है। सही बात है, इसमें इनकम पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय पर जोर दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर। ये दोनों ही चीज़ें आर्थिक पक्ष में आती हैं, इन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, और बाकी तत्वों के बारे में ना तो यहाँ पर सामाजिक तत्व के बारे में बोला गया है, ना ही राजनीतिक तत्व के बारे में, केवल आर्थिक के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है ये सिद्धांत, बाकी सभी तत्वों की उपेक्षा करता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कभी किसी देश की अनुकूलतम की जनसंख्या का आधार नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ पर आलोचना में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि।
अब हमने पढ़ लिया जनसांख्यिकी के आंकड़ों का क्या महत्व होता है, जनसंख्या वृद्धि को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने क्या विचारधाराएं दी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या है। ठीक है, सबसे पहले आकार और समृद्धि देखेंगे। जब हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि हमारा देश जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना है, उसके बाद हमारा देश आता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ठीक है, 2011 में, तब से 10 साल हो चुके हैं और ये जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुकी है। ठीक है, शायद 140 या 150 करोड़ अभी तक हो गई होगी, लेकिन उसके बाद भी निरंतर वृद्धि हो रही है, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, सन 2011 की जनगणना में वार्षिक बढ़ोतरी 1.64% पाई गई थी। ठीक है, इन परिवर्तनों में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर बदलाव के प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, अभी किसी देश की अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर जब चिकित्सा सुविधाओं तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए समुचित उपाय हो जाते हैं, मृत्यु दर घट जाती है। मतलब जब किसी देश में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लोगों को मरने से बचाया जा सकता है, रोगों को रोका जा सकता है, तो उससे क्या होता है? मृत्यु दर घट जाती है। ठीक है, ऐसे में अगर जन्म दर को नहीं घटाया जाता तो निश्चित रूप से क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट होता है, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ जाती है। और हमारे देश में यही कारक सबसे प्रभावकारी सिद्ध हुआ। हमारे देश में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को मरने से तो रोका जा सकता है, पर जन्म दर को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, जिसकी वजह से जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़े जा रही है। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक क्या हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो प्रमुख कारक हैं, पहला जन्म दर और मृत्यु दर, फिर आता है आप्रवास और उत्प्रवास। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या के आकार के विषय में अनुमान लगाने वाला प्रमुख कारक जन्म दर तथा मृत्यु दर है। ठीक है, जनसंख्या के आकार के विषय में अनुमान लगाने के लिए हम जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में जानते हैं। यदि किसी समाज में मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से उस समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है। मृत्यु दर क्या होता है? मरने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, और जन्म दर क्या होता है? पैदा होने वाले लोगों की संख्या। तो अगर किसी देश में मृत्यु दर की अपेक्षा, मतलब मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उस देश में जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, इसके विपरीत यदि जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक होती है, मरने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, तो जनसंख्या घटने लगती है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि या फिर जन्म दर में वृद्धि किन कारणों से होती है? प्रजनन क्षमता में वृद्धि। अगर यहाँ पर प्रजनन दर में वृद्धि होती है, मतलब संतान उत्पन्न कर सकने वाली महिलाओं की दर है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा संख्या में होती हैं ऐसी महिलाएं, तो उससे होती है जनसंख्या वृद्धि। फिर शारीरिक रोगों से अगर लोगों को मुक्ति मिलती है, उससे ज़्यादा जन्म दर होती है। मतलब लोगों को अगर रोग नहीं होंगे तो मृत्यु दर अधिक नहीं होगी, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, विवाह कम आयु में होना ये भी एक रीज़न है जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। और क्या है? प्रकृति से अनुकूलन करने की क्षमता में वृद्धि होती है तो जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, अब आ गया था महामारी, युद्ध, पौष्टिक भोजन के अभाव तथा प्रतिकूल जलवायु आदि कारणों से मृत्यु दर बढ़ जाती है। अभी हमने देखा कि जन्म दर किस वजह से बढ़ती है। अब मृत्यु दर के कारण क्या होते हैं? अगर महामारी आती है, युद्ध होता है, पौष्टिक भोजन की कमी होती है या फिर जलवायु खराब होती है किसी जगह की, तो वहाँ पर मृत्यु दर अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। तो प्रवास का अर्थ है अन्य देशों या समाजों से व्यक्तियों का आकर हमारे देश में बस जाना, हमारे समाज में बस जाना। इससे क्या होता है? हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। आप्रवास का मतलब समझ आया? किसी देश के लोग जब आकर हमारे देश में बस जाते हैं तो क्या होता है? हमारे देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। उत्प्रवास का अर्थ क्या होता है? हमारे देश या समाज के व्यक्ति जब अन्य देशों में जाकर या अन्य समाजों में जाकर बस जाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे देश की जनसंख्या घटती है। इसी को उत्प्रवास कहा जाता है। वैसे तो ये प्रक्रिया हर समाज में हमेशा चलती रहती है, पर जब इनके अनुपात में अंतर आ जाते हैं, मतलब आप्रवास ज़्यादा होने लगता है या फिर उत्प्रवास ज़्यादा होने लगता है, तो इससे जनसंख्या में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, आप्रवास ज़्यादा हो गया तो क्या होता है? हमारे देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। उत्प्रवास ज़्यादा हो गया तो हमारे देश की जनसंख्या घट जाती है। तो इस तरीके के परिवर्तन जनसंख्या पर दिखाई देते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है जनसंख्या विस्फोट। ये एक वर्ड है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है जनसंख्या विस्फोट? जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्ट परिणाम सामने आने लगते हैं। उस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। मतलब क्या है? मृत्यु दर कम है बहुत ज़्यादा और जन्म दर बहुत ज़्यादा अधिक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो वहाँ की प्रकृति है, प्राकृतिक साधन है, वो बहुत कम है और वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। मतलब कम संसाधन होते हैं तो वो लोगों को पूरे नहीं पड़ पाते, जिसकी वजह से भुखमरी जैसी स्थिति आ जाती है, सूखा जैसी स्थिति आ जाती है, पानी की कमी जैसी स्थिति आ जाती है। इसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। मतलब किसी देश में ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है और संसाधन कम हो जाते हैं और फिर उन लोगों को उसकी वजह से परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? सबसे पहले तो अब ये देखेंगे। अब हम भारत में जनसंख्या वृद्धि के बारे में जान रहे हैं तो हमें हर चीज़ जाननी ज़रूरी है। हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण जाने किस वजह से होती है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। तो भारत में विवाह की अनिवार्यता होती है और कम उम्र में विवाह हो जाता है बच्चों का। ठीक है, विवाह की अनिवार्यता होती है, हर किसी को शादी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और बट आजकल तो इस रूल में थोड़ा सा परिवर्तन देखा जा रहा है, बट फिर भी एक विवाह को एक ज़रूरी संस्था मानते हैं, एक ज़रूरी रीति मानते हैं कि होना ही होना है। ठीक है, और क्या होता है, कम उम्र में विवाह हो जाता है हमारे समाज में, ये आपको भी पता है। फिर क्या है, संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रभाव होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि संयुक्त परिवार रहते हैं, एकाकी परिवार बहुत कम होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज कम होती हैं, पूरी फैमिली पूरे खानदान साथ रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ की जलवायु गर्म है भारत की, जिसकी वजह से प्रजनन क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाती है ये। फिर क्या है, गर्भ निरोधक सुविधाओं की कमी है। फिर है पारिवारिक मान्यता। पारिवारिक मान्यता कैसे कि समाज में ना जो ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी जाती है। तो भारतीय समाज में तो ऐसा ही होता है, ग्रामीण समाज में ज़्यादातर ये हमें देखने को मिलता है कि जो बड़ी फैमिली होती है जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं उस फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, फिर आता है प्रचलित धार्मिक विश्वास। क्या धार्मिक विश्वास है? यहाँ पर धार्मिक विश्वास भारतीय समाज में देखा जाता है कि पुत्र होने से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि पुत्र होने से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। इस तरीके का एक रिवाज या फिर इस तरीके की एक धार्मिक भावना हमारे समाज में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, अधिक संख्या में बच्चों को जन्म दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आता है मृत्यु दर का घट जाना। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारी कंट्री में। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचाया जाता है और मृत्यु दर घट जाती है। इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। जब मृत्यु दर कम होती है तो जन्म दर ज़्यादा रहती है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि भी हो जाती है। तो यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। आगे देखते हैं भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। तो जैसा कि हमें पता है कि स्त्री पुरुष अनुपात या फिर लिंग अनुपात जनसांख्यिकी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सैद्धांतिक रूप से समाज में स्त्री पुरुष अनुपात में संतुलन होना आवश्यक है। मतलब स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या बराबर रहना, संतुलन होना इसमें बहुत आवश्यक है। भारत में गत शताब्दी से ही स्त्री पुरुष अनुपात असंतुलित हो रहा है। गत शताब्दी मतलब इससे पहले जो समय गया है, जिसे हम कहते हैं 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के समय से क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात असंतुलित हो रहा है। देश में स्त्रियों की संख्या कम हो रही है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, आंकड़ों से पता चलता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे देश में 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां थी, 972 स्त्रियां थी। पर 2011 में जब जनसंख्या की गणना की गई, जनगणना हुई, उसमें पता चला कि ये संख्या केवल 943 रह गई है। मतलब 1000 पुरुषों पे केवल 943 स्त्रियां रह गई हैं। ये क्या हो रहा है, दिखा रहा है इस परिस्थिति को कि भारत में स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, स्त्री पुरुष अनुपात गिर रहा है। इस संदर्भ में एक चिंताजनक बात ये भी सामने आई है कि हमारे देश में बच्चों के लैंगिक अनुपात में, मतलब बाल स्त्री पुरुष अनुपात में भी अब तेज़ी से गिरावट आ रही है। मतलब जैसे लड़कों की संख्या, छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की, और लड़कियों की संख्या कम है। ठीक है, 2001 की जनगणना में 1000 बालकों की तुलना में केवल 927 बालिकाएं थी और 2011 की जनगणना में ये बालिकाओं का अनुपात 914 पर पहुंच गया। मतलब 1000 बच्चों पर केवल 914 लड़कियां हैं, ये अनुपात दिखाया जा रहा है। तो ये कितने एज के बच्चों की बात की जा रही है, 0 से 6 साल तक के बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है। 6 साल के बच्चों का अनुपात ये है। ठीक है, आगे देखते हैं लिंग अनुपात में गिरावट के कारण क्या है। सबसे पहला है जागरूकता का अभाव। लिंग अनुपात और स्त्री पुरुष अनुपात एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या कारण है गिरावट के? सबसे पहले जागरूकता का अभाव है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को महत्व देते हैं तथा उन्हें ही परिवार का वंश चलाने के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। ये हमारे भारतीय समाज की एक रूढ़ी है कि यहाँ पर लड़कों को ही ज़रूरी माना जाता है परिवार का वंश चलाने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से लिंग अनुपात में गिरावट आती है। फिर क्या है, लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव। हमारे भारतीय समाज में कैसी कैसी कुरीतियाँ थी लड़कियों को लेकर, ये आपको भी पता है, बट अब इन्हें टाइम के साथ खत्म कर दिया गया। पर कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण समाज में, ऐसे समाजों में ये भाव अभी भी देखा जाता है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। आज भी क्या है, समाज में लड़कों और लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझा जाता है आज भी, है ना। लड़कियों को ज़्यादा इसी चीज़ पर ध्यान देने को कहा जाता है कि तुम खाना बनाना सीखो और सफाई करना सीखो, ये सब बोला जाता है। और लड़कों को इसी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन लें ताकि अच्छे से अच्छी जॉब कर सकें। और लड़कियों को अभी भी रोका जाता है जॉब करने से, है ना। तो कुछ अभी भी समाज की सोच ऐसी ही है जिसकी वजह से लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव उनके मन में हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से लिंगानुपात में गिरावट आती है।
और क्या है, मातृत्व मृत्यु दर के कारण क्या होता है, जो स्त्रियां बच्चों को जन्म देने से पहले ही या फिर उन्हें जन्म देते समय या फिर जन्म देने के बाद तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, उसे मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। आपको पता है, ठीक। तो क्या होता है, मातृत्व मृत्यु दर अधिक होती है हमारे देश में। स्त्रियों की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनका क्या होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है और उनकी सेहत ख़राब होने की वजह से उनको काफ़ी सारी परेशानियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से लिंग अनुपात में गिरावट आती है। फिर आता है भ्रूण हत्या। जैसा कि हमें पता है कि कुछ ऐसे तरीके जिनके द्वारा बच्चों का लिंग पता कर लिया जाता है कि जन्म लेने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। गाँव में, ग्रामीण समाजों में ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि अगर बच्चा मेल है तो उसको जन्म दिया जाता है, और अगर वो फीमेल है तो उसे या तो गर्भपात के ज़रिए या फिर पैदा होते ही उसको मार दिया जाता है बच्चे को। तो भ्रूण हत्या या बाल हत्या हम इसे कहते हैं। ये किया जाता है जिसकी वजह से लिंग अनुपात में गिरावट आती है, और इसको हमारे देश में रोकने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी स्तर पर इसे रोक दिया गया है आध्यात्मिक विचारों से, और कानूनी तौर पर इसे रोका जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, दहेज प्रथा का प्रचलन। दहेज प्रथा के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे समाज की बहुत प्रचलित प्रथा है ये, ठीक है। तो इस प्रथा का महत्व है हमारे देश में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब फैमिली हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो अपनी फैमिली में लड़कियों को पैदा होने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये चिंता रहती है कि इसका दहेज देना होगा, ठीक है। जिसकी वजह से लिंग अनुपात में गिरावट आती है, ठीक है। हमारे देश में ये प्रथा आज भी चलती है, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या की जाती है, ठीक है। फिर आता है सोनोग्राफी के द्वारा बच्चों के लिंग की जानकारी प्राप्त कर लेना। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिसमें गर्भावस्था से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सोनोग्राफी के जरिए क्या होता है, जो बच्चा गर्भ में होता है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है कि वो स्वस्थ है, उसे कहीं चोट तो नहीं है या कहीं उसको डैमेज तो नहीं है किसी तरीके का। इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है सोनोग्राफी के जरिए। बट इसका मिसयूज़ किया जाता है बच्चों की लिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि बच्चा मेल है या फिर फीमेल, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से भ्रूण हत्या भी होती है, ठीक है। बट अब इसे कानूनी तौर पर अपराध माना गया है, इसको रोका गया है। और क्या होता है, अब केवल गर्भवती महिला की सलाह के बाद ही अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और सोनोग्राफी की जा सकती है। नेक्स्ट रीज़न आता है बाल विवाह। फिर क्या होता है, बाल विवाह किया जाता है। बाल विवाह के बारे में आपको पता है क्या होता है, ठीक है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती है, या और भी उससे कम उम्र के होते हैं बच्चे, छोटे छोटे से होते हैं, उनकी शादी कर दी जाती थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लिंग अनुपात में गिरावट आती है, क्योंकि यह रिवाज बच्चों के हेल्थ के लिए और उनके मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है बाल विवाह, ठीक है। बट इस प्रथा को रोक दिया गया है 1929 में, इसके लिए कानून पारित किया गया था। और फिर उसके बाद 1949 में, 1978 में, 2006 में इस कानून में कई संशोधन किए गए, और उसके बाद जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो तय कर दी गई 18 वर्ष बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, ठीक है। तो ये हमने जाना कि लिंग अनुपात में गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इन्हें रोका जा सकता है। अब आगे देखते हैं। अब आता है साक्षरता। साक्षरता क्या होता है, शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है, शिक्षित होने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, ठीक है। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है, ये हमें पता है। भाई जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वही अच्छे से अच्छी जॉब कर पाएगा और अच्छे से अच्छी पोस्ट पा पाएगा, ठीक है। मतलब शक्ति संपन्न होने का एक महत्वपूर्ण जरिया है शिक्षित होना। फिर स्वतंत्रता के बाद साक्षरता के स्तरों में सुधार हुआ है, और अब हमारे देश की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा साक्षर है, ठीक है। साक्षर है मतलब पढ़ा लिखा है। भारत में केरल की साक्षरता सबसे अधिक और बिहार की सबसे कम है। सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन से राज्य की है, केरला की, ठीक है। और बिहार की सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82% है और महिलाओं की 65% है, ठीक है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी महिलाओं की साक्षरता दर कम है, क्यों है? इसके कई रीजन है जिनके बारे में हम सब जानते ही हैं, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 9% बढ़ी है, पुरुषों में 6% बढ़ी है और स्त्रियों में 10% बढ़ी है। यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि स्त्रियों की जो साक्षरता दर है वो पुरुषों से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? जो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चल रहा है, इन सब प्रोग्राम्स की वजह से, और जो लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की योजना बनाई जा रही हैं जिनकी वजह से गर्ल चाइल्ड्स को बचाया जाता है। इन योजनाओं से लड़कियों के साक्षर होने में, स्त्रियों के साक्षर होने में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। साक्षरता के बारे में हमने जाना, अब आगे देखते हैं ग्रामीण और नगरीय विभिन्नताएं। जनसांख्यिकी अध्ययन में यह जानना आवश्यक होता है कि किसी देश की जनसंख्या का कितना भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या फिर कितना भाग नगरीय क्षेत्र में रहता है। ऑब्वियसली जब हम किसी देश के बारे में पढ़ते हैं हमने सारे पहलू पढ़े, बट हमें ये जानना भी तो ज़रूरी है कि कितना पार्ट गांव में रहता है और कितना पार्ट नगरों में रहता है, ठीक है, औद्योगिक एरिया में रहता है, तो ये जानना भी हमें ज़रूरी है।
भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में हमें ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बारे में जानना होगा। ठीक है, समुदाय सबसे पहले हमें जानना होगा कि समुदाय क्या होता है। समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। इसका निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, कॉम जिसका अर्थ होता है एक साथ, और फिर आता वर्ड मुनिस जिसका अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कम्युनिटी वर्ड बना और जिसका अर्थ होता है साथ में सेवा करना, एक साथ सेवा करना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ ये बना, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। ऐसे लोगों का समूह जिनके मन में एक साथ मिलकर रहने की भावना होती है और जो सहयोग के द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हैं, समुदाय कहलाता है। ठीक है, बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना का कुछ ना कुछ अंश पाया जाता है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं विद्यार्थी समुदाय। क्या होता है, इसमें हम की भावना होती है, सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स का एक साथ उपयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सब स्टूडेंट्स एक साथ आ जाते हैं, अपने राइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। ये स्कूल में रहते हैं। ठीक है, जब तक स्कूल में रहते हैं तब तक विद्यार्थी समुदाय होती हैं। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के जरिए समुदाय को समझ सकते हैं। फिर डेविस ने भी एक परिभाषा दी है जिसके अनुसार समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। तो अगर आपके पास समुदाय की अर्थ और परिभाषा लिखने को आ जाती है तो आप इन दोनों की डेफिनेशंस को लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण। तो भारतीय जनसंख्या का ज़्यादातर जो पार्ट है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ठीक है, उसे हम ग्रामीण समुदाय बोलते हैं। ज़्यादातर जो पार्ट है भारत का वो आज भी ग्रामीण है। और बट जैसा कि हमें पता है कि आजकल गांव और शहरों में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। काफ़ी जगह ऐसी है जो सिर्फ कहने को गांव है बट उनका रहन सहन का तौर तरीका पूरा शहर जैसा ही है। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, कृषि व्यवसाय होता है, वहाँ का मुख्य व्यवसाय जो होता है कृषि होता है गांव का। ठीक है, प्राथमिक समूह का महत्व होता है। प्राथमिक समूह मतलब जो हमारे पहले रिश्तेदार हैं या जिनसे हमारे प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, गांव में क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, सभी का आपस में प्रत्यक्ष संबंध होता है, एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, और संबंध औपचारिक नहीं होते, फॉर्मेलिटी वाले नहीं होते, अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे शहरों में क्या होता है, अनौपचारिक संबंध होते हैं, हम लोगों से केवल काम के लिए बात करते हैं। ठीक है, काम के लिए मतलब रखते हैं, काम होने के बाद मतलब ख़त्म कर देते हैं। गांव में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, सभी लोगों में प्यार की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। ठीक है, और प्राथमिक समूह का महत्व होता है, प्रत्यक्ष रूप से सब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कम जनसंख्या होती है, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या कम होती है। सब गांव की मिला के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे भारत की जनसंख्या पूरी, बट एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या कम होती है। ठीक है, समान संस्कृति होती है, जो एक गांव में रहते हैं व्यक्ति उन सबकी संस्कृति समान होती है, प्रकृति से निकटता होती है। ठीक है, उन लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है, जाति व्यवस्था की प्रधानता होती है गांव में। और क्या होता है, कर्म और भाग्यवाद में विश्वास रखा जाता है, जो हमें पता ही है कि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं गांव के, उनकी विचारधारा यही होती है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, या फिर हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। तो कर्मवाद और भाग्यवाद की भावना होती है वहाँ पर। और क्या होता है, प्राचीन विश्वासों की मान्यता होती है, जो रीति रिवाज हमारे चलते आ रहे हैं शुरू से उन्हीं की मान्यता होती है। प्राचीन विश्वास या आध्यात्मिक विश्वास जो होते हैं उनकी बहुत मान्यता होती है। और क्या होता है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है वहाँ पर, ज़्यादातर परिवार संयुक्त होते हैं। ठीक है, पूरा पूरा खानदान होता है, या फिर समझ सकते हैं कि एक फैमिली पूरी होती है। ठीक है, जिसमें 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। और क्या होता है, सरल जीवन होता है, बहुत सादा जीवन जीते हैं वो अपने लाइफस्टाइल का दिखावा नहीं करते। ठीक है, और क्या होता है, अनौपचारिक संबंध होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते या फिर काम के लिए संबंध नहीं रखते। उन लोगों में सब एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और संबंध अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नगरीय समुदाय के लक्षण। अब हमने ग्रामीण समुदाय के लक्षण देखे, फिर नगरीय समुदाय के लक्षण देखेंगे और फिर दोनों की कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले नगरीय समुदाय का क्या लक्षण है, यहाँ पर विषमता है। जैसा कि हमें पता है कि गांव के जो लोग हैं उनके जीवन में क्या होता है, समान संस्कृति होती है, वो लोग सबके रीति रिवाज एक से होते हैं। बट यहाँ नगरों में क्या होता है, नगरों में विषमता पाई जाती है, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, सबके रहन सहन का तौर तरीका अलग होता है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है एकदम, है ना। विषमता पाई जाती है लोगों में, सबके विचार भी अलग होते हैं, सबके व्यवसाय भी अलग होते हैं, सबकी संस्कृति भी अलग होती है, पर फिर भी ये सब लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इनमें अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, जैसे गाँव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, बट नगरों में अप्रत्यक्ष संबंध होता है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं बट किसी ना किसी के थ्रू। ठीक है, ज़्यादातर एक दूसरे को नहीं जानते, बट जो अपने निश्चित एरिया में लोगों को जानते हैं वो किसी ना किसी के थ्रू जानते हैं और काम के लिए जानते हैं केवल। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या होता है,
सबसे नीचे स्तर का कर्मचारी होता है जिसे ठेकेदार लगाते हैं काम पर। उनमें क्या होता है, वो लोग डायरेक्ट बॉस से तो पैसे लेते नहीं है, बॉस से उनका संबंध होता है पर वो अप्रत्यक्ष होता है, वो बॉस को नहीं जानते, ठीक है, फैक्ट्री के मालिक को नहीं जानते, वो ठेकेदार को जानते हैं और ठेकेदार फैक्ट्री के मालिक को जानता है, जिसकी वजह से उन लोगों में संबंध तो है पर वो अप्रत्यक्ष है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है सामने से, पर उनमें संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो यही नगरीय समुदाय में देखा जाता है, यही लक्षण, ठीक है। और क्या होता है, सहिष्णुता होती है। जैसे गाँव में क्या होता है कि ऐसा होता है सब लोगों की विचारधारा ज़्यादा हद तक सेम होती है, ठीक है। तो कोई अगर उनमें अलग आ जाता है, कोई अलग कार्य करता है तो सब लोग उसका विरोध करते हैं। नगरों में क्या होता है, सहिष्णुता होती है, मतलब क्या होता है, विषमता होती है सब लोगों में, सब लोग अलग अलग, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, रहन सहन का तरीका अलग होता है, खाने पीने का तरीका अलग होता है, बट हम सबका तो तरीका चेंज नहीं करा सकते। नगरों में लोग इतने सारे होते हैं कि सबका तरीका चेंज नहीं कराया जा सकता, तो लोग क्या करते हैं, उनके व्यवहार को सहन करते हैं, जिसे सहिष्णुता कहते हैं। लोग एक दूसरे के व्यवहार को सहन करते हैं क्योंकि वो शांति बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नियंत्रण में शिथिलता होती है। मतलब जैसे हमें पता है कि गांव में क्या होता है, नियंत्रण रहता है पंचायतों का या फिर लोगों का स्वयं से नियंत्रण रहता है, कोई गलत कार्य नहीं करने दिया जाता, ठीक है। कोई गलती अगर करता है तो उसका विरोध किया जाता है और नियंत्रण लगा कर रखा जाता है लोगों पर। बट शहरों में क्या होता है, नगरों में क्या होता है, यह है नियंत्रण में शिथिलता होती है, मतलब नियंत्रण की स्थिति कमज़ोर होती है। यहाँ पर जो नियंत्रण के साधन है वो क्या है, कानून है और पुलिस व्यवस्था है, ठीक है, औपचारिक साधन है जिनसे नियंत्रण लोगों पर किया जाता है। इससे कम नियंत्रण स्थापित हो पाता है, बहुत कम नियंत्रण हो पाता है लोगों पर, ठीक है। और क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता। यातायात के साधनों के विकास होने के कारण, विभिन्न व्यवसायों के अवसरों के उपलब्ध होने के कारण क्या होता है, नगर के निवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे सामाजिक गतिशीलता बनी रहती है, ठीक है। यातायात के साधन बहुत उपलब्ध हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, और जनसंख्या बदलती रहती है और समाज में गति आती है, मतलब लोगों के रहन सहन का तरीका और डेवलप होता जाता है, तो इसी से समाज में गतिशीलता बढ़ती है। फिर आता है ऐच्छिक संपर्क होते हैं, लोग अपने मतलब के लिए ही संपर्क रखते हैं। और ऐच्छिक संपर्क के कारण क्या, नगरों में ऐसी समितियां, ऐसे संगठन बने हैं जिनमें लोगों के ऐच्छिक संबंध होते हैं, मतलब मर्जी है किसी को शामिल होना है इस संगठन में तो हो जाओ और नहीं होना तो मत हो, मतलब ऐच्छिक होते हैं। गांव में अगर ऐसे संगठन बनते हैं तो सब लोगों को उसमें शामिल होना पड़ता है, पर शहरों में ऐसा नहीं है, ऐच्छिक पाए जाते हैं ये। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास। नगरीय समुदाय में आकर व्यक्ति अपने रहन सहन के तरीकों का विकास करता है, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को डेवलप करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। वो बेहतर शिक्षा पाता है, बेहतर रोजगार पाता है, जिसकी वजह से उसकी पोस्ट ऊंची होती है, उसका रहन सहन का तरीका बदलता है और उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है। और नगरीय समुदाय में क्या है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्तिवाद की भावना रखी जाती है। जैसे गांव में क्या होता है, सब लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे पर ध्यान देते हैं, ठीक है, किसी को परेशानी होती है तो सब लोग उसका साथ देते हैं। बट नगरीय समुदाय में क्या है, जब लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो कौन किसका साथ देगा, ठीक है, व्यक्तिवाद रहता है यहाँ पर, लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, सब अपना अपना भला करने की सोचते हैं, ये व्यक्तिवाद की भावना को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर। तो नगरीय समुदाय के लक्षण हमने देखे, अब आगे देखते हैं ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अंतर दे रखे, विस्तार में अंतर है, नगरीय समुदाय जो है बड़ा होता है, ग्रामीण समुदाय छोटा होता है। संस्कृति के आधार पर क्या अंतर होता है, ग्रामीण समुदाय में संस्कृति एक समान पाई जाती है सबकी, बस नगरीय समुदाय में संस्कृति अलग अलग होती है सबकी, ठीक है, मिश्रित संस्कृति होती है, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं सबकी। सामुदायिक भावना में अंतर होता है, ग्रामीण समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं और नगरीय समुदाय में ऐसा नहीं होता। परिवार के आकार में अंतर होता है, ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं और नगरीय समुदाय में एकाकी परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं। और क्या होता है, विवाह के आधार में अंतर होता है, ग्रामीण समुदाय में जाति व्यवस्था को विवाह का आधार ज़्यादा माना जाता है, पर नगरीय समुदाय में अंतर विवाह और जातीय विवाह दोनों चलते हैं, ठीक है। प्रथाओं में अंतर देखा जाता है, ग्रामीण समाज की प्रथाएं अलग होती हैं, सबकी एक समान होती हैं, और नगरीय समाज की जो प्रथाएं हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है, ठीक है, अलग अलग प्रथाएं होती हैं सबकी। स्त्रियों की स्थिति में अंतर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा कर रखे जाते हैं ज़्यादा, और उनकी स्थिति अलग होती है, उनके पढ़ने लिखने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, घर के कामकाज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और स्त्रियों के रहन सहन का तरीका बहुत पारंपरिक होता है गांव में। बट शहरों में क्या होता है, स्त्रियों का लाइफस्टाइल जो होता है वो बहुत मॉडर्न होता है, ठीक है, पश्चिमी विचारधारा पर आधारित होता है ज़्यादा, और उनके पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पढ़े लिखे होने पर, और उनका रहन सहन का तरीका बदल जाता है नगरों में आकर, ठीक है। नगर में रहने वाली स्त्रियों का रहन सहन का तरीका अलग होता है, उनकी स्थिति अलग होती है, उनको सब बराबरी का दर्जा भी दिया जाता है, ठीक है। काफ़ी कुछ डिफरेंस दोनों की स्थिति में देखे जा सकते हैं। और क्या होता है, पड़ोस और जाति की भावना में अंतर होता है। जैसे ग्रामीण समुदाय में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पड़ोस में कौन से धर्म का व्यक्ति रहता है, कौन सी जाति का व्यक्ति रहता है, ठीक है। बट नगरीय समुदाय में ऐसा नहीं देखा जाता, सबको अलग अलग अपनी फैमिली से मतलब रखना होता है, ठीक है, कोई अपने पड़ोस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और क्या होता है, ग्रामीण समुदाय में मनोरंजन के साधन अलग होते हैं, नगरीय समुदाय में अलग होते हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय में नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल किया जाता है मनोरंजन के लिए, और मेले देखे जाते हैं मनोरंजन के लिए। बट शहर में क्या होता है, थिएटर्स है, मूवी देखने जाते हैं लोग। और क्या होता है,
और लोग अपने कामकाज में इतना बिजी होते हैं कि उनके लिए वही मनोरंजन का साधन होता है। तो इस प्रकार के अंतर भी देखे जा सकते हैं। फिर आता है विचारों में अंतर। ग्रामीण समाज के लोगों के अलग विचार होते हैं, नगरीय समाज के लोगों के अलग विचार होते हैं। फिर उनके सामाजिक जीवन में भी अंतर होता है। ग्रामीण समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनका जीवन बहुत सादा होता है, पवित्र होता है, परंपरावादी होता है, ठीक है। और जो शहरी लोग होते हैं वो पश्चिमीकरण से प्रभावित होते हैं। और क्या होता है, उनकी सुविधाओं में भी अंतर होता है। ग्रामीण समाज को कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और नगरीय समुदाय में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आपका आज का ये चैप्टर खत्म होता है। सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी सोशियोलॉजी हम यहाँ पर फिनिश करने वाले सितंबर के एंड तक। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।